हेलो। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बेटा पढ़ते ज़रूर रहें आप लोग। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आपके सामने आप मेरे सामने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मानव में प्रजनन के भाग 6 में, जैसा कि भाग 5 के अंत में मैं आपको बता के आया था लास्ट में, यदि देखा होगा आप लोगों ने, तो क्लियर कहा था कि कल मैं आपको युग्मक जनन के बारे में बताऊंगा। वही युग्मक जनन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सब चलो चलते हैं युग्मक जनन। परिभाषा लिख दे क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। तो बेटा ये युग्मक की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2 नंबर में परिभाषा कभी कभार पूछ लेते हैं, और नहीं तो युग्मक जनन का जो चरण 2 हैं आपके आएंगे, जैसा एक शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन। 100% 100% मुझसे आप लिखवा कर ले लीजिए कि 12th स्टैंडर्ड पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे शुक्राणु जनन आए चाहे अंडाणु जनन आए, या इन दोनों में अंतर आ सकते हैं, या केवल जो अभी मैं रेखा चित्र द्वारा समझाऊंगा वो क्वेश्चन आता जरूर है। तो प्रश्न उठता है कि युग्मक क्या होते हैं। तो 2 प्रकार के युग्मक आपको मैं पूर्व में बता के आया। वृषण और अंडाशय, इसको टेस्टिस और इसको बेटा ओवरी। वृषण में जो युग्मक बनते हैं उनको शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है, और अंडाशय में जिनका निर्माण होता है उनको अंडा या ओवा के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 युग्मक हैं आपके पास, एक युग्मक ये और एक ये। इसको नर युग्मक या मेल गैमेट्स कहा जाता है, और इसको मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स कहा जाता है। तो शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया होती है, उस शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को यही लिख देता हूं, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और अंडे के निर्माण की क्रिया को अंड जनन या oogenesis के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा ये आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, इनको नर युग्मक कहा जाता है, इनको मादा युग्मक कहा जाता है। ये मेल गैमेट्स होते हैं और ये
फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले आप और हम लोग शुक्राणु जनन की क्रिया को पढ़ेंगे। तो देखिए, तो शुक्राणु जनन की क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है और यह क्रिया वृषण के अंदर होती है। वृषण के अंदर, वृषण कहाँ उपस्थित होते हैं बेटा? आपको पूर्व में मैं बता चुका हूँ, वृषण दोनों जांघों के बीच में एक थैले की पाउच जैसी संरचना होती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। उस स्क्रोटम नामक संरचना में एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप और हम लोग सबसे पहले शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में जानेंगे। ये क्रिया नर के वृषण में होती है। सबसे पहले ध्यान दे लें, यह क्रिया नर के वृषण में होती है और एक बार की क्रिया में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यह क्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। सबसे पहले आप और हम लोग स्टेप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। ये 2 पॉइंट होते हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो यहाँ आप और हम लोग देते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यहाँ लिख देते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटिड जैसे ही बन जाते हैं तो उसमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की क्रिया होती है। उस क्रिया के फलस्वरूप एक स्पर्म का निर्माण होता है। अर्थात फर्स्ट जो स्टेप होती है उस स्टेप के फलस्वरूप, मतलब एक बार जो क्रिया होती है, फर्स्ट स्टेप से तात्पर्य मेरा, एक बार जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है उस क्रिया में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसको भी यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना, फिर बाद में डायग्रामेटिकल में बताऊंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है गुणन प्रावस्था। दूसरा जो पॉइंट होता है वृद्धि प्रावस्था। अभी सिर्फ लिख के फिर उसके बाद डायग्रामेटिकल देखिए कितना बढ़िया लगेगा। वृद्धि प्रावस्था और तीसरी जो अवस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आते हैं स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया में। इनको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो ये 3 अवस्थाएं स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया के दौरान होती। तो अपने को एक एक अवस्था को लाइनियर डायग्राम के द्वारा समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग यहीं बैठे रहें बिल्कुल सामने और देखें कि किस प्रकार से आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले आपकी जो अवस्था आती है तो डायग्राम के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए,
2 मिनट में हो जाएगा केवल। बस ये मैं गोल खींच दूँ तो सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा बेटा बताने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है बायोलॉजी का सबसे सिंपल जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा। देखिए तो एक एक स्टेप आप और हम लोग पढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप जो बताया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप होता है, इसी को गुणन प्रावस्था कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये जो सेल्स होती हैं ये वाली, प्राइमरी जर्म सेल, प्राथमिक जनन कोशिका, इसको कहा जाता है प्राथमिक जनन कोशिका, जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की लेयर होती है वहाँ पाई जाती हैं। यदि आपको ध्यान होगा इनका आकार घन के आकार का या क्यूबोइडल शेप होता है, ऐसा बताया गया था। इसमें सबसे पहले आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान ये बहुत अधिक संख्या में बढ़ोतरी कर लेते हैं। आप इससे ध्यान दें कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा 2 प्रकार के विभाजन, समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहती है किसी कोशिका में। चलिए, तो वही समसूत्री विभाजन है। तो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ गई। और जो संख्या बढ़ी, यहाँ भी आप यहाँ चाहो तो वहाँ मैंने आपको माइटोसिस लिखा था, तो यहाँ समसूत्री हिंदी में लिख दी थी, दोनों ही समान होते हैं। विभाजन, तो विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती हैं उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया सतत भोजन को ग्रहण करती रहती हैं। भोजन को ग्रहण करके ये वृद्धि करती हैं। क्या? भोजन को ग्रहण करती रहती हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद ये वृद्धि कर लेती है। तो वृद्धि के फलस्वरूप ये, अब इनमें से कोई एक आपके समक्ष मैं बड़ी बता रहा हूँ बना के, देखिए ये बस यही भोजन, ये स्पर्मेटोगोनिया ने भोजन ग्रहण करके वृद्धि की और वृद्धि करने के फलस्वरूप जो कोशिका बनी उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा गया। और ये जो कोशिका आकार में वृद्धि की, इस वजह से इसको वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना गया। ग्रोथ फेज, अब इस सेल को मैं इधर ऊपर लेकर आ रहा हूं। देखिए,
इसमें विभाजन होता है। क्या इसमें विभाजन होता है? तो विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं अगुणित होती हैं। अगुणित का मतलब तो इसका सीधे सीधे सेंस हो गया, यहाँ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो रहा होगा, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी जो अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं, जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा गया। क्या कहा गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। फिर से इसमें डिवीजन हुआ, ये डिवीजन करा रहा हूं मैं, तो वही दो, भाई कोई भी डिवीजन हो उसमें दो सेल का निर्माण होता है, हमेशा ध्यान रखें। तो यह हैप्लॉइड बना रहा हूं, अगुणित, अर्थात अब इसमें मियोसिस द्वितीय डिवीजन होगा। यह मियोसिस जो द्वितीय डिवीजन यानी अर्धसूत्री द्वितीय जो डिवीजन होता है, यह विभाजन भी समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात जो हैप्लॉइड कोशिका बनी तो इसमें डिवीजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है। ये विशेष ध्यान रख लें, नहीं आप समझे कि जब यहाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई तो इस स्थान पर भी क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, ऐसा यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री जो दूसरा जो विभाजन होता है वह भी समसूत्री विभाजन के समान होता है। इस कारण से यहाँ वही कोशिका बनती है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसी होती है। ये जो कोशिकाएं बनी, इन्हीं कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहा गया। क्या कहा गया? इधर दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटिड किस नाम से जाना गया? स्पर्मेटिड के नाम से जाना गया। तो बड़ा ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। क्या होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटिड से अब मैं आपको इस प्रकार से अभी जैसे कहा था, यहां लिखेंगे मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। जो स्पर्मेटिड बने उन स्पर्मेटिड का सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता के आया था कि कायांतरण के फलस्वरूप स्पर्मेटिड छल और लंबी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहते हैं? ये स्पर्म है, शुक्राणु है। ये क्या है? स्पर्म है, शुक्राणु है। तो स्पर्मेटिड के जो गोल और अचल स्पर्मेटिड बनते हैं, उनसे चल और लंबे धागे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं को शुक्राणु या स्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो एक शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब इस गोल स्पर्मेटिड से चल और लंबे शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है, वह बेटा मैं आपको अगला जो चरण आएगा, अगला जो पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं आपके सामने बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? विशेष ध्यान रखना आपका कि निश्चित तौर पर इस पार्ट में आपको
7 नंबर का जो भाग है उस पार्ट में मेटामॉर्फोसिस ऑफ कायांतरण के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, ओके।